नमस्कार छपरा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बोलेगा बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रविवार को हमारा चैनल लेके आता है एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है बोलिए जनाब, जिसमें हम आपको मिलाते हैं छपरा की जानी मानी शख्सियत और एक चर्चित पर्सनालिटी से। इसी क्रम में आज हम पहुंच गए हैं एक साहित्यकार के दरवाजे पे। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं छपरा के एक बड़े ही पुराने साहित्यकार रिपुंजय निषाद जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे शो पे। हेलो, स्वागत सबका। चलिए, तो इन्होंने पूरे छपरा का भी वेलकम कर दिया, आपका भी वेलकम कर दिया है छपरा। सबसे पहले तो सर हम आपकी ही जुबानी आपका परिचय जानना चाहेंगे। हम यहाँ वकालत करते हैं और साहित्य से रुचि है। जी, तो सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन आपसे सर यही है कि आप वकालत भी करते हैं, साहित्य भी करते हैं, तो आपने ये दो फील्ड में जाने का ऑप्शन क्यों रखा? क्योंकि आमतौर पे लोग कहते हैं हमेशा कि एक ही फील्ड में रुचि रखनी चाहिए। एक तरफ तो मेरा वकालत करने का मेरा इरादा नहीं था जी, लेकिन कुछ कारण बस अस्वस्थता के कारण मुझे वकालत की ओर जाना पड़ा। रही बात कविता की, तो कविता उसके बहुत पहले से लिखी जी, 67 समय लिखता हूँ। मेरा उस समय मेरी भाषा जो थी सिर्फ हिंदी थी। जी, एक हमारे भतीजा थे अपने दूर के, वो थे, और एक हमारे बड़े पिताजी जी, उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी, 2-4। हाँ, पंक्ति भूल रहा हूँ, पत्थर भी पिघलता है, वो उनकी पंक्ति थी। वह पंक्ति जो थी मुझे प्रेरित की। इसके अलावा मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, उसमें एक पंक्ति आई थी कि वायु बहे पुरवैया नींद नहीं बिनु सैया। इस पंक्ति ने भी मुझे प्रभावित किया और उनकी जो कविताएं थी 2-4 होंगी, उनकी कविताओं ने मुझे प्रभावित किया। मुझे याद आ रहा है कि मैंने 12वीं में हिंदी साहित्य में एक कविता पढ़ी थी, गीत फरोश। अच्छा। शायद वो भवानी प्रसाद मिश्र की, मैं गलती ना कर रही हूँ, भवानी प्रसाद मिश्र की वो रचना थी। अच्छा। गीत फरोश। हाँ, मैं गीत लिखता हूँ और अपने गीत बेचता हूँ। ऐसा मतलब उन्होंने अपने एक कवि की जो दुर्दशा है समाज में, उन्होंने दिखाया कि मैं अपनी लेखनी से खुद उस गीत की रचना करता हूँ और मैं अपनी जीविका के लिए, क्योंकि मेरे पास जीविका का कोई साधन नहीं है, इस वजह से मैं अपने गीतों को सस्ते दामों पे, जिन गीतों की कोई कीमत नहीं हो सकती, उन गीतों को मैं सस्ते दामों पे बेचता हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी लेखनी में कवि का दर्द, क्या दर्द है। बहुत कवि ऐसे हैं जो लिखते लिखते स्वर्गवासी हो गए और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। एक माँ है, वहाँ एक पचुआ गांव है, वहाँ पर एक कवि थे, नाम तो नहीं याद है जी, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस का भोजपुरीकरण किया। लेकिन वो भोजपुरी अकादमी में उस समय तो भोजपुरी अकादमी नहीं थी, उसमें रखी हुई है, पता नहीं क्या हुआ, गंदमों ने गर्दा ने खा लिया उसको कि क्या नाम है, अकादमी ने उसे चबा लिया, भगवान जाने। मतलब उनकी कृतियों को आज तक उजागर नहीं कर पाए। नहीं कर पाए लोग। तो ये कहीं ना कहीं कहें हम तो हमारे समाज या हमारा जो समाज है या फिर हमारा जो क्षेत्र है उसकी भी विडंबना है कि हम इतनी समाज या इतनी प्रकृति की दी हुई इतनी अमूल्य चीज़ जो कवि हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कलम से भी कलम में जो ताकत है, कवियों की लेखनी में जो ताकत है वो और कहीं नहीं। कविता की वाली बोलती नहीं है, पढ़ती नहीं है। बिल्कुल क्या पढ़ती है कि थर्रा उठता है, वही पूरा पंडाल थर्रा उठता है। बिल्कुल वही मैं कहना चाहती हूँ। तो आपने जो बताया कि आपने भोजपुरी भी कविताएं लिखी है, हिंदी भी कविताएं लिखी हुई हैं, तो अभी आपने एक पुस्तक भी हमें दी थी, शायद वो आपकी लिखी हुई पुस्तक भी थी। हाँ, वो अपने याददाश्त के लिए ले। हाँ, वो तो एक ही प्रति है मेरे पास। तो कुछ चंद पंक्तियां हमको सुनाइए सर, आप एक कविता अपनी सुनाइए। पूछ रहल बा पाँव डगर से, कितना दूर चले के बा, कहवा पर बिल में के बा। चलत चलत दिन बीत गईल, बीतल रतिया के पहरा, बाकी ठौर निकट ना आवे, लागे बड़ा लमहरा। दार्शनिक गीत है। जी। ना जाने मंजिल आवे तक, कितना सांझ ढले के बा, कितना दूर चले के बा।
पहले ये बताएं कि आप गांव के रहने वाले हैं कि शहर? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिहार का हर व्यक्ति, क्या बिहार क्या भारत का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गांव से जरूर जुड़ा हुआ है। देखिए मैंने उसको चित्रित किया है। जी जी। खो गया अब गांव वह अपना पुराना, लग रहा सब कुछ अजाना। छा गए पथ में लताओं के सुकोमल गात नीले, मिट गए पगडंडियों के चिन्ह उपजे वन कटीले। याद में अब भी बसा वह दिन सुहाना, लग रहा सब कुछ अजाना। सोचती सूखी नदी की धार छिछली शंकरी सी, सोचती सूखी नदी की धार धार छिछली शंकरी सी। सिमटती अब जा रही वह झील थी जो जल परी सी। हो गया अब तो कठिन पहचान पाना, वाह, लग रहा सब कुछ अजाना। थोड़ी लंबी है। जी जी। कह रहा अपनी कहानी वह उपेक्षित शुष्क पीपल, कह रहा अपनी कहानी वह उपेक्षित शुष्क पीपल, जो थके पथ के पति को दे रहा था छांव शीतल। है कहाँ शुभ सारिकाओं का ठिकाना, लग रहा सब कुछ अजाना। देखता आकाश का विस्तार बनकर मौन साधक, थोड़ा यहाँ दार्शनिक हो गया। जी जी जी। देखता आकाश का विस्तार बनकर मौन साधक, चांद भी चुप देखता उस पार से। अब गांव को अपलक व्यर्थ है अब याद के आंसू बहाना, लग रहा सब कुछ अजाना। और अंतिम बंद है, रह गया अवशेष केवल जो खिला था फूल हंसकर, बुझ गया वह रात के अंतिम पहर का दीप जलकर। स्वप्न सा लगता कदाचित भूल पाना, लग रहा सब कुछ अजाना। मैंने आपकी अभी तक जितनी भी कविताएं आपने अभी पढ़ के सुनाई, मैंने देखा कि कहीं ना कहीं उसमें समाज के किसी ना किसी चीज को लेके एक वेदना प्रकट हो रही है। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगी कि एक कवि के मुताबिक, एक साहित्यकार के मुताबिक, उसकी कविताओं को सृजित होने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? वो तो बहुत सारी चीजें, गिनवाएं हमें। शुरुआत होती है प्रेम से, बिल्कुल। और उसके बाद प्रेम की रचनाएं जो हैं वो धीरे धीरे उम्र के एक पड़ाव पर जाकर वह बदल जाती हैं, और तब वह समाज को देखने लगता है। और जब समाज को देखता है तो समाज की दशा दुर्दशा सब कुछ वह अपनी रचनाओं में भरना चाहता है। फिर वह थोड़ा और आगे निकलता है और तब वह अपने देश को देखता है। कुछ लोग देश को भी देखते हैं, कुछ लोग नहीं भी देखते हैं, लेकिन अंतिम पड़ाव जो उसका है वह रहस्यवाद की ओर मुड़ जाता है, जो महादेवी में था। महादेवी भी अपने अंतिम पड़ाव की ओर जब अग्रसर हुई तो रहस्यवादी होंगे, वो ईश्वर की तरफ। बिल्कुल, उनकी जो कविताएं हैं वो वेदना और रहस्यवाद के लिए ही प्रसिद्ध हैं। हाँ, तो अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। जो भी प्रेम से संबंधित कवि होता है और वह सही में प्रेम से संबंधित होता है तो उसकी रचनाओं का की वेदना जो है वो उसे रहस्यवादी बना ही देती है। अच्छा, हर व्यक्ति की कोई ना कोई प्रेरणा होती है जिससे वो प्रेरित होता है। हाँ, प्रेरित होता है। तो एक साहित्यकार के रूप में, एक कवि के रूप में आपकी वो प्रेरणा कौन थी या था? मेरी प्रेरणा वही बड़े पिताजी की पंक्ति थी। जी, मतलब उन्होंने ही पूरी तरीके से आपको इस क्षेत्र में नहीं, वो मेरी उनकी डायरी थी। अच्छा, मेरे पास उसमें 2-3-4 कविताएं थी जी। उन कविताओं को वो एक बार उनकी कविताएं वह मिल गई मुझे अचानक, और मैंने उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद उस समय तो नहीं, लेकिन बाद में उसने हमें उत्प्रेरित किया, और धीरे धीरे जब उस पंक्ति को पढ़ा, उपन्यास को पढ़ा, शायद पपीहरा या कोई होगा उपन्यास, वो शायद कुशवाहा कांत का उपन्यास था। उसको पढ़ा तो वो पंक्ति जो मुझे मिली तो मैंने उसको बढ़ाने का प्रयास किया। कोई हिंदी का विद्यार्थी था, लेकिन मैं तो मूलतः दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी था। दर्शन शास्त्र से मैंने ग्रेजुएशन किया जी, ऑनर्स,
लेकिन रिजल्ट आने के बाद मेरी उसके साथ ही मेरी तबीयत खराब हुई, जिसलिए बुखार? मैं बुखार कुछ दिन तक रहा, अच्छा अच्छा। जिस कारण मैं एमए में एडमिशन नहीं ले सका। किस्मत जिधर ले जाना चाहता है, भाग्य में जो लिखा होता भाग्य है। में जो लिखा हो तो वह नहीं बदलता है। किस्मत अपनी ओर ले जाती है, मनुष्य अपनी ओर खींचता है, लेकिन प्रारब्ध जो है वह किस्मत खींच कर, उसका प्रारब्ध क्या है, वह प्रारब्ध उस अपने की ओर लेकर चला जाता है। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप इस समाज से क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे कवि के रूप में? कवि के रूप में कवि सवाल नहीं करता है, साहित्यकार के रूप में। साहित्यकार जैसे कि सवाल, आपने अपनी एक बात कही, अपनी बात में की साहित्यकार दुर्दशा वाली। हाँ, तो साहित्यकार सवाल करता नहीं। उसमें पाठक जो है उन कविताओं में, उन गीतों में, उन गजलों में वह ढूंढता है कि मैं कहाँ हूँ। पाठक जो है अपने को ढूंढता है कि मैं कहाँ हूँ, जी जी। और जो जहाँ है वहां से बहुत चीज को पकड़ लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर रामचरितमानस में कोई राजनीतिक है, वो राजनीति पकड़ लेता है, कोई आध्यात्मिक है, वो आध्यात्म पकड़ लेता है। जो जैसा है वह उसके अनुसार अपने को अपना खोज लेता है। कोई भी पुस्तक हो अपने अनुसार आदमी खोज लेता है। बिल्कुल। कोई राष्ट्रवादी है तो उसमें राष्ट्र खोज लेता है। जो भी किताब आप देखिएगा, अब जैसे प्रेम ही है, तो प्रेम, एक प्रेमी जो है, एक प्रेमिका जो है, वह अपनी चीज उसमें से खोज लेती है। बिल्कुल। अपनी चीज वहां जहां वह जिसको खोजती है वह मिल जाता है। जैसे ही मिलता है उसका हृदय जो है वह पीड़ित होते हुए प्रफुल्लित हो जाता है। तो रिपुंजा जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, मिलके और आपकी कविताएं सुन के। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक कवि के रूप में जो आपने अपना दर्द या अपनी वेदना अपनी कविताओं से प्रकट की, वो हमारे लोगों तक पहुंच सके। तो मैं चाहूंगी कि आज के लिए इतना ही, और आगे आप जुड़े रहें हमारे चैनल से और देखते रहें बोलिए जनाब और बोलेगा बिहार। तब तक के लिए छपरा, बाय बाय।